दोस्तों नमस्कार। जीएस विस्तार के मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंग्रेजों का बंगाल में विस्तार इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि अंग्रेजों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर अपनी कोठियाँ बना ली थी। तो मेरा जो ये लेक्चर होगा वो है अंग्रेजों का बंगाल में विस्तार। बंगाल में विस्तार। देखो, बंगाल उस समय जो हुआ करता था, बंगाल स्टेट हुआ करता था, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट आते थे। विस्तार, ये मेरा आज का टॉपिक है। हमने इससे पहले लेक्चर में देखा कि भारत में अंग्रेजों की कहां कहां फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। इस रीजन में फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी, यानी बंबई हो गया, सूरत हो गया, ये बंबई हो गया और सूरत हो गया। ठीक है, मद्रास में उनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की बंगाल में विस्तार, यानी बंगाल का रीजन, ये वाला रीजन पूरा आता था। तो इस रीजन में उन्होंने कहां कहां अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और कैसे कैसे अपना व्यापार विस्तार किया। सन 1630 ईस्वी में ही उन्होंने उत्तर पूरब की ओर कूच करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1633 ईस्वी में उन्होंने बालाशोर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। बालाशोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। हरिहरपुर में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। ये हरिहरपुर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर। तो इन दो जगह पर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। सन 1651 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों ने हुगली में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। हुगली जो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर पड़ता है हुगली। ये जगह हुगली है, हुगली। तो क्वेश्चन इस पर बन चुका है कि अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, वो थी हुगली। ठीक है, और हुगली में हमने इससे पहले लेक्चर में देखा कि पुर्तगालियों की भी फैक्ट्री थी। ठीक है, तो हुगली को ब्रिजमैन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद में सन 1651 ईस्वी में गैब्रियल बाटम नाम का एक अंग्रेज डॉक्टर था। गैब्रियल बाटम या बाटन पढ़ा जाता है। ये उस समय के बंगाल के सूबेदार शाहजुआ के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। शाहजुआ के दरबार में गैब्रियल बाटन चिकित्सक था। इसने अंग्रेजों के लिए कुछ अनुमति प्राप्त की थी, जैसे कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी गैब्रियल बाटम ने। किससे? शाहजुआ से। शाहजुआ जो था वो बंगाल का सूबेदार था। बंगाल का सूबेदार मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर। उस समय मुगल एम्परर के राज्य में जो गवर्नर हुआ करता था उसे सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार उस समय शाहजुआ था। इस तरह से आपने देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्हें व्यापार करने की अनुमति, यानी उन्हें ट्रेड करने की अनुमति मिल गई। 3000 रुपए वार्षिक टैक्स यानी ईयरली टैक्स के बदले इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। सन 1680 ईस्वी में मुगल एम्परर औरंगजेब ने इनको 2% टैक्स, औरंगजेब ने अंग्रेजों को 2% चुंगी और 1.5% जजिया, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ जजिया का क्या था? ये जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। तो 2% चुंगी और 1.5% जजिया के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की फिर से अनुमति इन लोगों को, अंग्रेजों को मिल गई। लेकिन जब पहले वाला जो फरमान जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, वो ज्यादा रिलैक्सेबल था कंपेयर टू दिस वन। तो क्या हुआ? इसी वजह से अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में हुगली को लूटा। ये क्वेश्चन इस पर बन चुका है कि हुगली को सबसे पहले लूटने वाले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। लेकिन हम यहाँ पर अंग्रेजों के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने भी हुगली को लूटा। और हुगली को जब ये लूट रहे थे तो इनका युद्ध औरंगजेब की सेना से हुआ। अंग्रेजों का युद्ध औरंगजेब की सेना से हुआ। उस युद्ध में ये हार गए। हुगली के बाद में ये नदी के मुहाने होते हुए एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर पहुंचे। ज्वारग्रस्त द्वीप पर, ये बंगाल में पड़ता है ज्वारग्रस्त द्वीप। वहां पर इन्होंने 1 साल स्टे किया और उसके बाद में ज्वारग्रस्त द्वीप में ही जॉब चार्नाक ने फिर से
वापस आने के लिए, यानी बंगाल में फिर से वापस आने के लिए बातचीत का दौर शुरू किया और ज्वारग्रस्त द्वीप से, यानी ज्वारग्रस्त द्वीप से इनको सन 1688 ईस्वी में वापस बंगाल में आने की अनुमति मिल गई और उन्होंने वहां पर सूतानाती में रहना प्रारंभ किया। सूतानाती, ये लोग वापस सूतानाती लौट आए थे ज्वारग्रस्त द्वीप से। इसी सूतानाती में उन्होंने एक किलाबंद कोठी बनाई थी, किलाबंद कोठी बनाई थी। ये कोठी, और ध्यान दीजिएगा, इसी सूतानाती में किलाबंद कोठी जो बनाई थी, इसी का वो लोग आगे नाम देंगे। ये किलाबंद कोठी किसके द्वारा बनाई जाती है? जॉब चारनाक के द्वारा बनाई जाती है किलाबंद कोठी। इसके बाद में सन 1696 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1696 ईस्वी में बंगाल का एक जिला पड़ता है, उसका नाम था वर्धमान जिले के एक फ्यूडल थे, उनका फ्यूडल यानी उनका नाम था शोभा सिंह। ये वर्धमान जिले के जमींदार थे। इन्होंने सन 1696 ईस्वी में बगावत कर दी। बगावत करने से क्या हुआ कि उस समय का जो बंगाल का सूबेदार था, उसका नाम था अजीमुशान इसका नाम था। ये उस समय बंगाल का गवर्नर या बंगाल का सूबेदार था। इसने क्या किया, 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी दे दी। वो 3 गांव कौन से थे, जरा ध्यान दीजिएगा। गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकत्ता, ये 3 गांव थे। गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकत्ता। आपको कुछ नाम से क्लियर हो रहा होगा। इन तीनों गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने एक अंग्रेज बस्ती बसाई। इन तीनों गांवों को, ये तीनों गांव अजीमुशान के द्वारा 1200 रुपए इन गांवों के मालिकों को देने थे अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजों के द्वारा इन गांव के मालिकों को 1200 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले इन तीनों गांव की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। इन तीनों गांवों में उन्होंने अंग्रेज बस्ती बसाई, अंग्रेजों ने अंग्रेज बस्ती बसाई। और आपने देखा कि सूतानाती में ऑलरेडी ही इनको पहले से ही परमिशन मिल चुकी थी और वहां पर उन्होंने किलेबंद कोठी बनाई थी। इस किलेबंद कोठी को आगे ये लोग, यानी सूतानाती में किलेबंद कोठी को आगे ये लोग नाम देते हैं फोर्ट विलियम, जो कि बहुत ही फेमस नाम है, फोर्ट विलियम। तो इस तरह से उन्होंने फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया वहां पर। ये फोर्ट विलियम बहुत ही फेमस किला है। इस किले का आर्किटेक्ट कौन था, ये भी पूछ लिया जाता है। जॉब चारनाक इस किले का आर्किटेक्ट था। और जो अंग्रेज बस्ती थी, यही आगे चलकर कलकत्ता कहलाई। तो हमने देखा कि कलकत्ता का फाउंडर एक तरह से कौन था, तो कलकत्ता का फाउंडर जो था वो जॉब चारनाक था। जॉब चारनाक कलकत्ता का फाउंडर, यानी कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? जॉब चारनाक को कहा जाता है। यही कलकत्ता अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंसी सिटी बनी, यानी पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन था? वो कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सर चार्ल्स आयर, ये कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो हमने देखा कि कलकत्ता किस तरह से निर्माण होता है। 3 गांव अंग्रेजों को दिए जाते हैं और अंग्रेज वहां पर कलकत्ता शहर का निर्माण करते हैं, यानी अंग्रेजी बस्ती बसती है, वही कलकत्ता आगे कलकत्ता की नींव पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा अंग्रेजों की भावी भारत की राजधानी कलकत्ता का निर्माण हो चुका था। इसकी नींव कब पड़ी थी? इसकी नींव जो थी, एक तरह से देखा जाए तो ये किलाबंद कोठी बनाई गई थी सन 1690 ईस्वी में। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कलकत्ता का जो निर्माण प्रारंभ हो चुका था वो सन 1690 में ही स्टार्ट हो चुका था। 1690 में, 1698 ईस्वी में इनको 3 गांव मिलते हैं, तो वो कलकत्ता पूरा शहर बसा लेते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से कलकत्ता की नींव पड़ती है। इसके बाद में आगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर बनता है और उसके बाद में इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके हाथ में
ये रीजन आ चुका होता है, ये रीजन आ चुका होता है और ये रीजन आ चुका होता है। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। लेकिन सबसे पहला प्रेसिडेंसी शहर कौन होता है? वो कलकत्ता होता है, कलकत्ता। तो कलकत्ता की नींव कैसे पड़ी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर जॉन मिशन। सर जॉन मिशन ये क्या था? देखो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से या कलकत्ता से क्या हुआ कि सन 1795 ईस्वी में एक मिशन, फारूक शेर उस समय का एम्परर था, फारूक शेर मुगल एम्परर था, फारूक शेर के दरबार में भेजा जाता है। फारूक शेर उस समय का मुगल एम्परर जो था सन 1795 ईस्वी में, एक्चुअल में फारूक शेर का जो कार्यकाल रहता है सन 1712 से लेकर सन 1719 तक रहता है फारूक शेर का कार्यकाल। तो उस समय का बादशाह फारूक शेर था, मुगल एम्परर फारूक शेर था। उसके दरबार में कलकत्ता से एक दूत मंडल भेजा जाता है। किसके दरबार में? फारूक शेर के दरबार में दूत मंडल। सर जॉन मिशन से या सरमन जॉन मिशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सरमन जॉन की अध्यक्षता में कलकत्ता से दूत मंडल मुगल एम्परर के दरबार में भेजा जाता है। इस दूत मंडल में 3 लोग थे, उनके बारे में पूछा जाता है कि दूत मंडल से वो कौन कौन लोग थे। एक थे विलियम हैमिल्टन, दूसरे थे ख्वाजा सेहुर्द, तीसरे थे एडवर्ड स्टीफन। ये 3 लोग थे इस दूत मंडल में जो फारूक शेर के दरबार में भेजा गया था। ये दूत मंडल के 3 लोगों में सबकी क्या स्पेशलिटी थी? विलियम हैमिल्टन जो थे वो डॉक्टर थे, ख्वाजा सेहुर्द जो थे वो बाइलिंगुअल यानी दुभाषिया थे, 2 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ये जो थे ये नेवी कमांडर थे। ठीक है, विलियम हैमिल्टन ने फारूक शेर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज किया था, यानी फारूक शेर को एक दर्दनाक बीमारी से निजात दिलाया था। किसने? विलियम हैमिल्टन ने। इसके बदले में इस दूत मंडल को फारूक शेर ने एक अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान सुनाया। शाही फरमान, ये शाही फरमान फारूक शेर द्वारा सन 1719 ईस्वी में जारी किया जाता है। ठीक है, वो शाही फरमान था क्या? जरा ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये जो दूत मंडल फारूक शेर के दरबार में गया था, इसने क्या क्या मांग की थी? इसने मांग की थी कि औरंगजेब के समय जो भी अंग्रेजों को रियायत दी गई थी उनको वापस रखा जाए। औरंगजेब के समय जो भी अंग्रेजों को रियायत दी गई थी, यानी 2% टैक्स प्लस 1.5% जजिया के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति मिले। साथ में बंगाल में कलकत्ता के पास में 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मांगी थी। 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मांगी थी। साथ में बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए कॉइन यानी सिक्के, यानी अंग्रेजों की मुद्रा, ठीक है, उनको मुगल साम्राज्य में चलाया जाए, यानी इन कॉइन्स को मुगल साम्राज्य में चलाया जाए। ये 3 मांगे थी। किसकी? जो ये दूत मंडल फारूक शेर के दरबार में गया था। इस शाही फरमान के तहत फारूक शेर ने अंग्रेजों के लिए जो फरमान सुनाया उसमें क्या कंडीशन थी देखिएगा जरा। ये कंडीशन भी आपके पूछी जाती है एग्जाम में। 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने की अनुमति मिल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उड़ीसा में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले। दूसरा फरमान यह था कि 10,000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले सूरत में सभी टैक्स से फ्री कर दिया गया अंग्रेजों को। सूरत में सभी टैक्स से फ्री कर दिया गया। और बंबई में अंग्रेजों द्वारा ढाले गए सिक्कों को, कॉइन यानी सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाया जाए। मुगल एम्परर में यानी मुगल साम्राज्य में चलाया जाएगा। ये फरमान जारी किया था फारूक शेर ने। ठीक है, ये फरमान जारी किया था फारूक शेर ने। फारूक शेर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान को अंग्रेज इतिहासकार और उन्होंने
इसी फरमान, शाही फरमान को जो 1719 में सरजॉन मिशन जो गया था उसको सुनाया गया था। वो शाही फरमान को ऑरम ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ये कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा अंग्रेज ब्रिटेन में एक अधिकार बिल होता है जो कि उस समय बहुत पहले वहां पर लाया गया था, ठीक है, जिसके तहत वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो ये वही मैग्ना कार्टा बिल भारत का किसे कहते हैं? फारूक शेर द्वारा जो शाही फरमान अंग्रेजों के लिए सुनाया गया था उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी ब्रिटिश इतिहासकार ऑरम ने। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो इनको 38 गांव खरीदने की अनुमति थी, इसका विरोध उस समय के तत्कालीन बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां ने किया था। मुर्शिद कुली खां, उस समय का तत्काल मुर्शिद कुली खां, उसने अंग्रेजों को 38 गांव दिए जाने की अनुमति का विरोध किया था। वो समझता था कि अंग्रेज कहीं न कहीं ये अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेज भारत में अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति में भी इंटर करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि अंग्रेजों ने बंगाल में धीरे धीरे अपना व्यापार स्थापित कर लिया, फिर बंबई में अपना व्यापार स्थापित कर लिया, मद्रास में व्यापार स्थापित कर लिया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, ठीक है, इस पर लेक्चर होगा। और आपने अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।